नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक वो आम गलतियां हैं जो हस्बैंड्स अक्सर करते हैं जब उनकी वाइफ्स उनके ऊपर झूठे केस दायर करती हैं या झूठे केस दायर करने की तैयारी में होती हैं। ये गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो हस्बैंड्स अक्सर कर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलती और आगे चल करके ये गलती बहुत बड़ी हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को समझनी होगी, जो शुरुआती संकेत जो आपको पहचानने होंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली गलती हस्बैंड्स यहाँ पर ही करते हैं, वो शुरुआती संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। उनको ये पता ही नहीं चलता कि जो फ्रीक्वेंट झगड़े हैं, जो फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ हैं, जो बात बात पे मिसबिहेवियर्स है, जो आपके साथ है, आपके माँ बाप के साथ है, या अगर कोई वो मारपीट भी अगर आपकी पत्नी कर रही है आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके साथ, अगर किसी भी तरीके से ये झगड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, बार बार ये हो रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये पहला संकेत है, ये पहली ही चीज़ है जो बता रही है कि आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाह रही। वो किसी ना किसी तरीके से बहाने ढूंढ रही है, आपसे दूर जाने के वो बहाने ढूंढ रही है, कोई झगड़ा बहुत बड़ा बनाने के लिए। और वो इसलिए भी ये बहाना ढूंढ रही है, वो इसलिए भी चाहती है ये झगड़ा बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो एक झगड़े को बहुत बड़ा रूप दे देगी, अगर झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा कि वो आपस में लड़ाई का कारण बन जाए, एक दूसरे के साथ मारपीट का कारण बन जाए, तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और वो उस इशू को यूज़ करेगी आपके अगेंस्ट, आपके ऊपर झूठे केस दायर करने के लिए। अगर आप ये संकेत को पहले ही पहचान लेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप उन झगड़ों से दूर रहें, आप फिजिकल अटैक्स में पार्टिसिपेट ना करें, तो आपके ऊपर बहुत बड़े केसेस जो है उसको डालना पत्नी के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। और आजकल जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जजेस भी अपना जो रुख है वो बदल चुके हैं पत्नियों के प्रति, वो जानने लगे हैं कि अब लड़कियां भी जो है झूठे केसेस दायर करती हैं। तो अगर आप शुरू में ही इस चीज़ को पकड़ लेंगे, अगर आप शुरुआत में ही झगड़ों के बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, तो आपके ऊपर कोई पुलिस केस को बना पाना पत्नी के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ये जो पहला संकेत है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो दूसरी बड़ी गलती जो पति करते हैं अक्सर, वो ये करते हैं कि वो प्रूफ्स को पहले अपने पास नहीं रखते, वो जल्दी से अपने सबूत को इकट्ठा नहीं करते। सबसे पहली बात तो होगी शुरुआती संकेतों को पहचानना। अगर आपने शुरुआती संकेत पहचान लिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी आपके साथ बार बार झगड़ा करती है, अगर आपको लग रहा है कि मिसबिहेवियर बार बार होता है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके माँ बाप के साथ तो करती ही करती है, आपके साथ भी करती है और आपको जगह जगह नीचा दिखाती है, आपके दोस्तों के सामने आपकी बेइज्जतियां करती है, अगर उस तरह की चीज़ें बार बार हो रही हैं, एक या दो बार हम समझ सकते हैं कि पत्नियों को ठीक है, औरतों के साथ मूड स्विंग्स होते हैं, औरतों को कुछ ऐसी कंडीशन से होकर के गुजरना पड़ता है, उनको फिजिकल ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ होकर के गुजरना पड़ता है कि उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं। तो अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चलते वो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो आपके साथ झगड़ा कर रही हैं या थोड़ा बहुत आपसे नाराज़ हो रही हैं, तो अगर एक या दो बार है या कभी कभार है तो हम मान लेते हैं कि वो एक आम बात है। लेकिन अगर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ हो रहा है, आपके रोज़मर्रा आपके साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, आपके माँ बाप के साथ मारपीट हो रही है, आपके साथ मारपीट हो रही है, तो जैसे ही आप वो शुरुआती संकेतों को पहचान लेते हैं, उसी समय आपको प्रूफ्स भी इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं। और प्रूफ्स किस किस्म के होने चाहिए? अगर कोई मारपीट हो रही है तो उस समय का कोई फोटोग्राफ या कोई वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर सकें, कोई ऑडियो अगर आप रिकॉर्ड कर सकें, आपके साथ कोई झगड़ा हो रहा है उस झगड़े की ऑडियो को आप रिकॉर्ड कर सकें, आपको अगर फ़ोन पे धमकी दी जा रही है पत्नी के पेरेंट्स के द्वारा या पत्नी के रिश्तेदारों के द्वारा, वो अगर आप रिकॉर्ड कर सकें, अगर आपसे पैसा मांगा गया है, अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ मांगी गई है, डिमांड की गई है कि हमें वो चीज़ खरीद करके दो, या पत्नी आपसे कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप के लिए या मेरे भाई बहन के लिए या मेरे परिवार के लिए या मेरे मेरे रिश्तेदारों के लिए कोई चीज़ खरीदनी है और तुम्हें वो लेकर के देनी ही होगी, और अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, तो आप उन सब चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखना शुरू कर दीजिए। चाहे तो आप उसके बिल रखना शुरू कर दीजिए, चाहे आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है, अगर कोई पैसा आपने जमा कराया है किसी के अकाउंट में, तो उस पैसे का रिकॉर्ड रखिए। हो सके तो आप अपने सारे के सारे जो भी आप पैसे के रिकॉर्ड रखते हो, उसे या तो चेक के द्वारा आप दें या आप बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा ही आप पैसे को एक दूसरे के अकाउंट में डालें। आप ऐसे कैश को कभी मत दीजिए। अगर पत्नी कैश मांगे या मान लीजिए पत्नी का परिवार आपसे कैश मांगे, तो आप कैश बिल्कुल मत दीजिए। जो भी आप दे रहे हैं उसे डिजिटली रिकॉर्ड करके रखिए, हर चीज़ का प्रूफ बना करके रखिए पहले से ही। शुरुआती ही चरणों में आपको ये करना ज़रूरी है। अगर आप शुरुआती चरणों में पहले संकेतों को ना पहचानते हुए और अगर आप ये प्रूफ भी इकट्ठे ना करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आगे चल के। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चरण है। अगली जो बहुत बड़ी गलती जो मैंने देखा है कि अक्सर हस्बैंड्स करते हैं, वो अपने स्वाभिमान की चिंता नहीं करते। जब भी आप देखते हैं कि किसी तरीके से आपके साथ बदतमीज़ी हो रही है, आपके माँ बाप के साथ बदतमीज़ी हो रही है,
वो ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं ये सोच करके कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी है, इसे माफ़ कर देते हैं, शायद ये अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन वो अपने आप सुधरने का जो समय है वो कभी भी नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़रूर बना करके रखें। अगर आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही है, आपको ये लग रहा है कि आपकी बहुत बेइज्जतियाँ की जाती हैं, आपको ये लग रहा है कि आपके रिश्तेदारों के सामने, आपके भाई बहन के सामने, आपके दोस्तों के सामने, आपके माँ बाप के सामने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी होती है, मारपीट तक होती है, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो अपना स्वाभिमान बना करके रखें। आप उस इंटेंशन को पहचानें। आप ये समझिए कि आपकी जो पत्नी है वो आपके साथ ये सब क्यों कर रही है। कोई भी हरकत अगर बार बार की जाए तो वो इंटेंशनल होती है। अगर हरकत कभी कभार हो तो हम समझ सकते हैं कि कोई गलती है, कोई गलती हो चुकी है, या कोई मिस्टेक हो गई है, या हो सकता है कोई मानसिक कोई बीमारी हो रही है, या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार होने लगे तो वो सीधा सीधा आपके स्वाभिमान के ऊपर चोट है। वो सीधा सीधा ये बात है कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको वो चीज़ समझनी होगी और अपने लिए खड़ा होना होगा। आपको उसी समय अपनी पत्नी से ये कहना होगा कि नहीं, मुझे ये आपकी हरकत जो है बर्दाश्त नहीं है, आप ये हरकत मत कीजिए। हो सके तो आप उसको रिटर्न में भी चिट्ठी लिख करके ये बात बोल सकते हैं कि भाई मैं तुझे रिटर्न में दे रहा हूँ कि मेरे साथ ये बदतमीज़ी मत कर, मेरे माँ बाप के साथ ये बदतमीज़ी मत कर, मेरे साथ ये मारपीट मत कर। और अगर आपके साथ कोई मारपीट हो रही है, चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ है, चाहे वो आपके भाई बहन के साथ है, चाहे वो आपके रिश्तेदारों के साथ है, जिसके साथ भी मारपीट हो रही है, अगर वहाँ तक बात पहुँच चुकी है तो हो सके तो आप एक पुलिस कंप्लेंट ज़रूर कीजिए अपनी पत्नी के अगेंस्ट, और उस पुलिस कंप्लेंट की कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए। तो आपको अपने लिए खड़ा ज़रूर होना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए खड़े हो या अपने भाई बहन के लिए खड़े हो, मैं उस लेवल तक अभी जा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ज़रूर खड़े होइए, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े ज़रूर होइए। क्योंकि अगर आपने एक बार दबना शुरू कर दिया, अगर एक बार आपने चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो वो एक आदत के रूप में बन जाती है। फिर सामने वाले को भी ये लगने लग जाता है कि मेरी मारपीट को भी ये इंसान सह लेता है, मेरी गाली गलौज को भी ये इंसान सह लेता है, मैं अगर इसके माँ बाप के साथ बदतमीजी करूँ ये उसको भी सह लेता है, मैं अगर इसके माँ बाप को जान से मारने की कोशिश करूँ ये उसको भी सह लेता है, तो ये कुछ भी सह लेगा। तो फिर वो एक आम सी आदत बन जाती है, और अगर आप उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उसको ना तो सुना जाता है और ना उसके ऊपर कोई अमल लाया जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की आदत को भी बदलें। अगली बहुत बड़ी गलती जो मैंने देखा है कि अक्सर पति पक्ष के लोग करते हैं, यहाँ सिर्फ पति की बात नहीं, पति पक्ष की भी बात है, वो है कि अगर आपने देखा है कि आपकी पत्नी ने आपके अगेंस्ट पुलिस में कोई कंप्लेंट कर दी है, चाहे वो 498A का केस किया हो, चाहे डाउरी का केस किया हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हो, चाहे रेप का केस किया हो, जो भी केस आपकी पत्नी ने आपके अगेंस्ट किया है वो पुलिस में ही दाखिल होगा। तो जैसे ही वो केस पुलिस में जाता है, पुलिस FIR करती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो जो पति पक्ष है, कई बार वो क्या करता है, वो इस इन्वेस्टिगेशन को मिस करना की कोशिश करता है, इस इन्वेस्टिगेशन में जल्दी शामिल नहीं होता, पहली दूसरी पेशी में नहीं जाते, तीसरी या चौथी पेशी में जाना शुरू करते हैं, पहले वकील ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये सब करने की बजाय आप सबसे पहले जैसे ही आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, आप सब लोग इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर जाएं। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सुनवाइयाँ मिस करी तो आपके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल कंप्लेंट बन जाए, कोई क्रिमिनल केस बन जाए। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने जल्दी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना है। इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते ही सबसे पहले आपने अपनी कंप्लेंट की कॉपी लेनी है। कंप्लेंट की कॉपी लेने के बाद उस कंप्लेंट के ऊपर आपने लिखित रूप में जवाब बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है, लिखित रूप में जवाब बनाना। तो ये लिखित रूप में अगर आप जवाब देंगे, अपनी कंप्लेंट की कॉपी लेंगे, हर इन्वेस्टिगेशन में आप शामिल होंगे, तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगली बड़ी गलती जो मैंने देखा है पति पक्ष करता है, वो होता है कि रिटर्न रिप्लाईज वो नहीं देते। इस पूरे के पूरे झगड़े में जब लड़की जो है झूठा केस करती है, तो वो कई जगहों पे केस करती है, कई जगहों पे कंप्लेंट्स करती है। कंप्लेंट वो पुलिस में भी करती है, वो विमेन सेल में भी करती है, वो विमेन कमीशन के अंदर भी कंप्लेंट करती है, वो कोर्ट के अंदर भी कंप्लेंट करती है। तो ये सारी जगहों पे वो कंप्लेंट करती है। हम कोर्ट की बात को भी छोड़ देते हैं, लेकिन जो बाकी 3 जगहें हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन है, विमेन सेल है, विमेन कमीशन है, ये 3 जगहों पर भी जब आपको पेशियों के लिए बुलाया जाता है, आप हर पेशी में ज़रूर जाएँ, जैसा कि मैंने पीछे कहा। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंप्लेंट की कॉपी लें, आप वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लें, उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ें, सूचीबद्ध तरीके से पढ़ें, और सूचीबद्ध तरीके से ही आपने जवाब भी बनाना है। और वो जो जवाब है वो रिटर्न होना चाहिए। रिप्लाई हमेशा रिटर्न दो, लिखित रूप में दो। कभी भी ज़बानी बात मत करो, क्योंकि ज़बानी बात का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर मान लीजिए कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस हमेशा ही लड़कियों की फेवर करती है, लेकिन अगर कोई
कोई पुलिस वाला कर रहा है या कोई ऐसा ही आपने देखी है पुलिस स्टेशन जहाँ पर लड़कियों का फेवर हो रहा है, तो उस जगह पे अगर आप सिर्फ ज़बानी बात करेंगे, जैसे वीमेन कमीशन और वीमेन सेल में अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों की तरफ थोड़ा ज़्यादा फेवर रहता है, तो उस जगह पे अगर आप ज़बानी जमा खर्च करेंगे, ज़बानी बात करेंगे, तो उस ज़बानी बात का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। और आगे चलकर जब वो केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में आप कोई जवाब देने के लायक ही नहीं बचते, क्योंकि आपने कोई जवाब वहाँ पर रिटर्न में दिया ही नहीं। आप बोलते रहेंगे कि मैंने ये चीज़ बोली थी, लेकिन उस बोली बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी जवाब लिखते हैं उसे लिखित रूप में लिखें और सभी के सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स को लगा करके लिखें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जो मैंने सबसे पहले कहे थे, अगर आपके पास कोई लड़ाई झगड़े के प्रूफ हैं, कोई मारपीट के प्रूफ हैं, अगर आपके पास कोई पैसे के लेन देन के प्रूफ हैं, तो वो सारे के सारे प्रूफ आप अपनी जवाब में साथ के साथ लगा दीजिए। और प्रूफ जब लगाने हैं तो फोटो कॉपी करके लगाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं। और अपने आप जितनी भी कंप्लेंट्स का आप जवाब दे रहे हो, उस जवाब की आपने रिसीविंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेनी ही लेनी है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आपने हमेशा लेने हैं और लिखित रूप में जवाब देना है और उसकी रिसीविंग भी लेनी है। अगली बड़ी गलती जो मैंने देखा है, जो अक्सर होती है, वो होती है कि आप कंटेंट्स को नहीं पढ़ते हैं, आप सीधा साइन कर देते हैं। जब पुलिस में कंप्लेंट होती है, पुलिस में जाते हैं, पुलिस में आपकी पेशी लगती है, आप पेशी में अपना रिटर्न जवाब भी दे रहे हैं, रिटर्न जवाब देने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ बातचीत होती है, तो उस बातचीत का जो है वो पुलिस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है उसके लिए। तो जैसे ही वो अपना रिकॉर्ड रखेगा, वो कुछ दस्तावेज़ बनाएगा, वो दस्तावेज़ बनाता है आपकी पेशियों के कि क्या बात हुई, उसका आउटकम क्या निकला, हर पेशी के बाद आउटकम क्या निकला, बात कहाँ तक पहुंची, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो पत्नी से भी साइन कराए जाएंगे, वो पति से भी साइन कराए जाएंगे। पत्नी पक्ष से अगर कोई लोग आए हैं एज ए विटनेस तो उनसे भी साइन कराए जाएंगे। अगर पति के पक्ष से कोई विटनेस आया हुआ है तो उसके भी साइन लिए जाएंगे। लेकिन बिना पढ़े कभी भी साइन मत कीजिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में जब पेश करते हैं तो कोर्ट में उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, उनके ऊपर एक्शंस हो जाते हैं, उनको कई यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि जेल भी हो जाती है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, आपने सीधा साइन कर दिया। तो पहले अच्छे से पढ़िए। जैसे ही पेशी खत्म होती है, जहाँ पर भी पेशी है, चाहे वीमेन सेल है, चाहे वीमेन कमीशन है, चाहे पुलिस है, चाहे कोर्ट है, ये हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे साइन लिए जाएं, किसी भी चीज़ पर जब आपसे साइन लिए जाएं तो उसे अच्छे से ज़रूर पढ़िए। ये ज़रूर देखिए कि जैसा आपने कहा है, जैसा आपने बोला था, वैसा ही लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आपको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मना कर दीजिए कि मैं साइन नहीं करने वाला, क्योंकि आपने जो यहाँ पर बात लिखी है वो झूठ लिखी है। तो आप उसको बोल सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको ठीक नहीं करता है और वो इंसिस्ट करता है, आपको बोलता है कि नहीं साइन करो ही करो, तो आप साइन करने के साथ में एक नोट ज़रूर लिख सकते हैं कि ये जो बात है ये झूठी बात है, सच्ची बात ये थी। आप अपनी सच्ची बात लिख सकते हैं उसमें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं साइन, जिस भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, उसको ये सोच करके साइन करिए कि ये आगे चल के कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ के ही साइन करिए। अगली बहुत बड़ी गलती होती है कि जब अदालत में कोर्ट की हियरिंग्स लगती हैं, जब अदालत में केस पहुंच जाता है, जब जज के पास केस चला जाता है, वहाँ पर आप अपनी पेशियाँ अटेंड नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ही घातक गलती है, क्योंकि अगर आप ये गलती बार बार दोहराएंगे तो जज आपको सीधा जेल में भिजवा देगा। तो इस गलती को बिल्कुल भी मत करिए। कोर्ट में जब भी एक बार केस चला गया है, कोशिश करिए कि आप कोर्ट में ज़रूर मौजूद हों हर पेशी में। अगर आप हर पेशी में नहीं जा सकते, आपका वकील हर पेशी में ज़रूर जाए, ये सुनिश्चित कीजिए। अगर आप या आपके वकील में से कोई भी जो है वो नहीं जा पा रहा है कोर्ट में, तो उसका एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई लॉस हो गया है घर में, किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हो चुका है, तो उसका अगर आपके पास कोई रीज़न है, पेशी को मिस करने का अगर कोई रीज़न है आपके पास, तो वो रीज़न जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, अगर प्रूफ है, उसके साथ एक एप्लीकेशन के रूप में आप कोर्ट में सबमिट जरूर करिए। पेशी को ऐसे मिस मत करिए। अगर आपका वकील नहीं आ पा रहा है तो वकील का भी जो रीज़न है आप खुद जा करके जज को बता दीजिए कि जज साहब मेरा वकील नहीं आ पाया है, मुझे प्लीज़ अगली डेट दे दी जाए। अगर आपका वकील वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ मौजूद नहीं है, तो आपका वकील भी सेम बात ही करेगा कि जज साहब मेरा क्लाइंट नहीं आ सका है, उसका ये कारण था, वो बीमार हो गया है, ये उसकी बीमारी का प्रूफ है, कृपया करके अगली पेशी दे दी जाए, अगली डेट दे दी जाए। तो इस तरह से आपने जो है वो कोर्ट की हियरिंग्स को अटेंड करना है। कोर्ट की हियरिंग्स को कभी भी मिस नहीं करना है। उससे अगली जो बहुत बड़ी गलती है, ये मैंने बहुत ही केसेस में देखा है कि अक्सर होता क्या है, आपको गुस्सा आया होता है क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा झूठे केसेस कर दिए हैं,
आपको पुलिस में भी दौड़ाया, आपको वीमेन कमीशन में भी दौड़ाया, आपको वीमेन सेल में भी दौड़ाया, आपको अलग अलग जगहों पे बेइज्जती करी, आपके माँ बाप की बेइज्जती करी, आपको गलत भी बोला, आपको कोर्ट में भी गलत बोला जा रहा है, कोर्ट में गालियाँ भी दी जा रही हैं आपसे, आपको जान से मरवाने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। बहुत कुछ होता है इन केसेस में। लेकिन इन केसेस में जब ये सब कुछ होता है तो आपके दिमाग के अंदर, आपके अंदर एक नेचुरल सी बात है, आप भी ये इंसान हैं, इंसान के दिमाग के अंदर एक नेचुरल सा गुस्सा आ जाता है। तो उस गुस्से के चलते आप क्या करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ की जितनी भी पेशियाँ चलती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो पुलिस में भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ वीमेन कमीशन में भी होता है, वीमेन सेल में भी होता है, कोर्ट में भी होता है। और आप क्या करते हैं, उन पेशियों को अटेंड ही नहीं करते। आपको गुस्सा आया होता है कि मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं, मुझे कोई सुलह नहीं करनी है इस लड़की के साथ, मुझे तो सीधा सीधा, या तो आपके मन में होता है कि तलाक देना है, या आपके मन में होता है कि मैं, इसने जिस तरह से मुझे धक्के खिलाए हैं मैं भी इसको धक्के खिलाऊंगा, मुझे बदला लेना है। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे तो वो आप ही का नुकसान करेगी। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, मुझे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स भी बहुत उल्टे सीधे किए, लेकिन मैं हर कमेंट में यही बोलता हूँ कि मुझे पर्सनली कोई गेन नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपको एक सही बात बताने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इस तरह की गलती आप बिल्कुल मत करिए, ये काम आप बिल्कुल मत करिए, कॉम्प्रोमाइज़ को ज़रूर अटेंड करिए। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ में आप दोनों की बात को सुना जाएगा, आप दोनों की बात को लिखा जाएगा, साइन हमेशा लिख के अच्छे से पढ़ के ही करिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ को अटेंड ज़रूर करिए। अगर आपका मन तलाक लेने का है तो कॉम्प्रोमाइज़ में साफ साफ सीधा सीधा बता दीजिए कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है और मैं इसके बाद इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, मेरा ये कारण है, मुझे तलाक लेना है। तो आप साफ सीधी बात करिए तलाक की। उसके बाद बात हमेशा एलिमनी के ऊपर ही आती है, बात हमेशा पैसे के ऊपर आती है कि कितने पैसे में आपका तलाक होगा, कितनी एलिमनी दे करके आपका तलाक होगा। आपकी पत्नी भी इसी तरह से अड़ी होगी, क्योंकि आपकी पत्नी को भी कई लोगों ने सिखाया होगा कि बदला लो, दबाओ, और ज़्यादा इनके ऊपर केस डालो, और ज़्यादा इनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट्स डालो, इनके ऊपर बार बार दबाव डालो, इनको तलाक के लिए मना करो ताकि इनका समय बर्बाद हो, तो ये थक हार करके आपको ज़्यादा पैसा देंगे। इस तरह से लड़कियों को सिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, पैसा उतना ही मिलता है, लड़कियों का समय ज़रूर बर्बाद हो जाता है, और उसी तरह से लड़कों का भी समय बर्बाद होता है। तो अपना समय बर्बाद मत करिए, अपने एफर्ट को बर्बाद मत करिए, अपने टाइम को बर्बाद मत करिए। क्यों, बात ऐसी है ना, अगर आप अपने समय को, अगर अपने आप पैसे को, अगर अपने आप सारी अपनी शक्ति जो है, आपकी सारी जवानी अगर इसी काम में निकाल दोगे, तो उसके बाद कब तो अच्छे से नौकरी करोगे, कब आप अपना घर बनाओगे, कब अपने माँ बाप की सेवा करोगे? वो तो आप सारा काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारी तो अपनी एनर्जी इसी के ऊपर लगा देनी है। इसलिए ये काम बिल्कुल मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ के सारे सेशंस को अटेंड कीजिए, अपनी तरफ से अपनी बात को निष्पक्ष रूप से, साफ और सरल भाषा में बता दीजिए कि ये मेरी बात है, ये मैं चाहता हूँ, और अगर आपके पैसे के ऊपर बात आती है तलाक की, तो मैं इतने पैसे दे सकता हूँ तलाक के लिए, और अगर ये लड़की मानती है तो मैं तलाक लेने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह की बातें जो है कॉम्प्रोमाइज़ सेशंस में होती हैं। ये सारी जो बात आपने करनी है, अगर आपने रहना है अपनी पत्नी के साथ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए। अगर आप रहना चाहते हैं, अगर आपका मन है अपनी पत्नी के साथ, तो आप किस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर रहना चाहते हैं, आपकी पत्नी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी की सारी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ में फाइनलाइज होती हैं। तो वहाँ पर ये जा करके आपने ज़रूर अटेंड करना है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपका कोर्ट में हो रहा है तो वो सबसे बेहतरीन कॉम्प्रोमाइज़ है। कोशिश कीजिए उस कॉम्प्रोमाइज़ को कभी भी नहीं छोड़ना आपने। अगर कॉम्प्रोमाइज़ पुलिस स्टेशन में हो रहा है, वीमेन सेल में हो रहा है, या वीमेन कमीशन के अंदर हो रहा है, तो हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट के ज़रिए ही कॉम्प्रोमाइज़ को करना है। रिटर्न एग्रीमेंट में भी स्टैम्प पेपर पे वो एग्रीमेंट होना चाहिए। उसमें सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं कि किन किन शर्तों पर आप दोनों साथ रहने के लिए तैयार हैं, या किन किन शर्तों पे आप लोग अलग होना चाहते हैं, कितने पैसे में आप लोग अलग होना चाहते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। ये सारी बातें जो हैं पहले से ही पॉइंट्स बना करके एग्रीमेंट के ऊपर लिखेंगे, और लिखित एग्रीमेंट बना करके एग्रीमेंट को साइन करके फिर वो एग्रीमेंट जो है वो कोर्ट में आपने पेश करना है जब आपने डाइवोर्स का केस डालना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कहीं आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ को एग्रीमेंट के ज़रिए किया जाएगा, और अगर इनसाइड कोर्ट अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आपको ज़रूर अटेंड करना है। वहाँ पर आप जो भी बात करेंगे वो वैसे भी लिखी जाएगी, उसका रिकॉर्ड रखा ही जाएगा कोर्ट के अंदर, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात ही नहीं है। अगली जो बहुत बड़ी गलती जो मैंने देखा है कि लोग करते हैं, वो होता है कि गलत सलाह का शिकार हो जाते हैं। और गलत सलाह कैसी सी सलाहें होती हैं, वो सलाहें मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि पत्नियों को सलाहें दी जाती हैं कि पति के पक्ष को दबाया जाए, उनके ऊपर दबाव डालो, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा केस डालो, हर पेशी में मत आओ, कुछ पेशियां मिस कर दो, ठीक है, पतियों का समय बर्बाद करो, पति पक्ष का समय जितना ज़्यादा बर्बाद करोगी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा लड़कियों को सिखाया जाता है। और उसी तरह से लड़कों को क्या बोला जाता है कि तुम कभी भी जो है तलाक की बात मत करो,
हमेशा बोलो कि मैं तो साथ रहना चाहता हूँ पर ये मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करती। हमेशा ये बात करो, कभी भी मत बोलो कि तलाक लेना है मुझे। पति पक्ष को ये सिखाया जाता है कि आप जो है जितने वो केस कर रही है उसका सिंपली जवाब बनाते रहो, लेकिन यहाँ पर ये वो कभी नहीं बताते कि आप लड़कियों के ऊपर क्या केस कर सकते हैं। वो आपके ऊपर नहीं, वो आपको नहीं बताया जाता। वो आपको कभी भी नहीं ये कहेंगे कि आप लड़कियों के ऊपर कौन कौन सी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। वो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आप तलाक पहले अपने आप भी मांग सकते हैं, आप तलाक खुद भी डाल सकते हैं। वो इसलिए आपको ऐसी उल्टी सीधी सलाहें दी जाती हैं क्योंकि वो जो सलाह आप देने वाले लोग हैं उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है बीच में। तो आप उस फ़ायदे से बचें। आप ये ज़रूर देखें कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन सा इंसान जो है वो आपके बेहतरी के लिए सोच रहा है और कौन सा इंसान जो है वो आपका नुकसान कराना चाह रहा है। हो सकता है कि आपके अपने पेरेंट्स भी, आपके अपने माँ बाप भी आपका नुकसान करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिन केसेस में लव मैरिजेस होती हैं और लव मैरिजेस को ज़्यादातर पेरेंट्स जो है पसंद नहीं करते और इस वजह से वो ज़बरदस्ती तलाक करवाने की कोशिश करते हैं और वो ज़बरदस्ती ऐसे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं जिससे तलाक हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके माँ बाप भी उसमें रीज़न है, वो आपकी सुलह नहीं होने दे रहे, अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो आपके माँ बाप नहीं रहने देना चाह रहे, अगर वो भी रीज़न है तो उन सब रीज़न्स को आप आइडेंटिफाई करिए, आप पहचानिए कि कौन से लोग आपके अगेंस्ट हैं, कौन से आपके फ़ायदे के लोग हैं, कौन से आपके लिए अच्छा चाह रहे हैं, कौन आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, ये ज़रूर आप समझिए। और जो लोग आपके लिए अच्छा चाह रहे हैं सिर्फ उन्हीं की सलाह मानिए, जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं उनकी सलाह बिल्कुल मत मानिए। ये आपको ही पहचानना होगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, और आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा इंसान बुरा है, क्योंकि वो बात जो है वो गलत हो जाएगी। हर एक के ऊपर सेम बात अप्लाई नहीं करती। इसलिए आपने अपने पहचानना है अच्छा बुरा, उसके हिसाब से आपने खुद फैसला लेना है। याद रखिए कि आप अपने मालिक स्वयं हैं, कोई आपका मालिक नहीं है। और कभी किसी और को अपनी किस्मत का फैसला भी मत लेने दीजिए। अगर आप कभी किसी और को किस्मत का फैसला लेने देंगे, अगर किसी और को मालिक बना देंगे अपनी किस्मत का, तो वो अपने हिसाब से ही आपको चलाएगा। चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो। इसलिए हर रिलेशनशिप में ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि किसी भी गलत एडवाइस का पीछा नहीं करना। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है कि कभी भी इमोशनल प्रेशर में आकर के अगर आपके ऊपर मानसिक दबाव डाला जा रहा है तो किसी भी दबाव में आकर के कोई फैसला आपने नहीं लेना है। आपने अपने फ्री माइंड से ये सोच करके फैसला लेना है ना कि आप क्या चाहते हैं। अंत में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, भगवान करे कि उनकी सभी की सभी जो समस्याएं हो जल्दी से जल्दी दूर हों। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर लेकर के आए, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका जो केस है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मैंने पहले भी कहा है, अब फिर से कहूँगा, ये 3 मैंने लिंक्स यहाँ पे डाल दिए हैं। आप मुझे तीनों जगह, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे यूट्यूब पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक जो मैंने डाला है, इस वीडियो को मैंने डाला है, इस वीडियो के ऊपर आप रिप्लाई दे सकते हैं। आप चाहें तो मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आप कोई स्पेसिफिक सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इन 3 जगहों पर आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। आप ये QR कोड को स्कैन करके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। जिन जिन को ये ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका भला होगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।